दंग रह जाता हूँ। मेरे पास डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा साहित्य है, वो 21 किताबों में आता है। और जब मैं उसको उठा के 5-7 दिन पहले जब पता लगा यहाँ आना है, तो मुझे लगा मैं एक बार रेफरेंस के तौर पर फिर से देख लूँ। इतना मोटा बंडल है उन किताबों का जो डॉक्टर अम्बेडकर ने केवल अपने 65 साल के जीवन में लिखी है। उनको समय कम मिला। ये ईश्वर या नियति की क्रूरता है कि उनको समय कम मिला। अगर उनको 10-15 साल और मिल जाते तो निस्संदेह हमारा देश जैसा है उससे बहुत बेहतर होता। लेकिन नियति का मामला है। मैं देखता हूं कि हमारे समाज में बहुत लोग उनका विरोध करते हैं। उनको लगता है कि ये दलितों का नेता है, ये हिंदू धर्म के बहुत खिलाफ था, ये बहुत नाराज रहता था। लेकिन उन्होंने उन परिस्थितियों को, उस बैकग्राउंड को देखा नहीं जो आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आपने सुना होगा जरूर, नहीं सुना तो आप सुन लीजिए और फिर तुलना कीजिए कि आज आप जहां हैं क्यों वहां हैं। अगर अंबेडकर साहब ना होते या ज्योतिबा फुले ना होते, उसके 500 साल पहले कबीरदास ना होते, उसके 2000 साल पहले बुद्ध ना होते, तो दरअसल हम वहां नहीं होते जहां जब बैठे। क्या उन्होंने क्या झेला अंबेडकर जी ने? क्योंकि आप बच्चे हैं इसलिए मैं वही सी चीजें बताऊंगा जो आपको थोड़ा सुन के समझ में आएंगी और प्रेरणा मिलेगी आपको। जब वो 6 साल के हुए, यही पैदा हुए, यही उनका घर है, मुझे बताया गया इसी घर में उनका जन्म हुआ। आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप यहाँ आते हैं। मैं तो पहली बार जीवन में आया हूँ। कुछ दिन पहले इंदौर पहली बार मैं आया था, 1 साल पहले। मुझे ये नहीं पता था कि इतना पास में वो जगह है, वरना मैं उसी दिन आता। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इंदौर तक आया भी और मुझे पता नहीं चला। तो जब वो पैदा हुए इसी जगह है, क्योंकि उनका सौभाग्य था कि वो एक सूबेदार के बेटे थे, इसी सेना में काम करने वाले। मुझे आज पता लगा कि MHOW क्यों कहते हैं, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार उसका नाम था। मैं परेशान था कि महू की स्पेलिंग MAHU क्यों नहीं है, MHOW क्यों है। तो आज पता लगा नहीं, वो एक एक्रोनिम है, उसकी फुल फॉर्म एक है। वो जिस समाज में थे उस समाज के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते थे, उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। पर क्योंकि वो सूबेदार के बेटे थे, और सूबेदार एक कमीशन पद होता है सेना में, बड़ा पद होता है, तो इतना हो गया कि उनको स्कूल जाने का मौका मिल गया। पर उनकी मां को, आदरणीय भीमाबाई जी को अच्छे से पता था कि जब बच्चा स्कूल जाएगा तो इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा, जिसको आपकी भाषा में बुलिंग कहते हैं, आजकल के बच्चों की भाषा में बुलिंग कहते हैं, उसका खतरा था। और माताओं को, पिताओं को बहुत चिंता होती है कि हमारे बच्चे के साथ स्कूल में ज्यादती ना हो, बदतमीजी ना हो। कल को आप भी पेरेंट्स बनेंगे, आप भी इस दर्द से गुजरेंगे। ऐसे कई बच्चे होते हैं, कोई फिजिकली उतना ठीक नहीं है, कोई मेंटली उतना ठीक नहीं है। जब वो स्कूल जाते हैं बच्चे, एक तो पहले वो पीड़ित है, उसके बाद स्कूल के बाकी बच्चे उनका मजाक बनाते हैं, चिढ़ाते हैं। पेरेंट्स को इतना दर्द होता है इस बात से, लेकिन क्या करें। तो उनकी माता जी ने, भीमाबाई जी ने कहा कि देख बेटा, स्कूल जा रहा है, पहले ही समझा रही हूं, बहुत बुरे अनुभव होंगे। लड़ना मत, झगड़ना मत, विद्रोह करके छोड़ मत देना, क्योंकि पढ़ाई करोगे वो अकेला रास्ता है कि कुछ बड़ा कर पाओगे जीवन में, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस बात को उस छोटे से बच्चे ने मन में बिठा लिया। वो स्कूल गया। उस स्कूल में पहली बार कोई ऐसा बच्चा आया था जो समाज के अछूत कहे जाने वाले समुदाय का हिस्सा था। जो बाकी बच्चे थे बुरे नहीं थे, पर वो भी अपने अपने घर से सीख रहे थे, अपने समाज से सीख रहे थे। उनको ये पता था कि ऐसे बच्चों के साथ नहीं बैठना है, दूर रहना है। तो व्यवस्था हुई कि वो स्कूल में क्लास के सबसे अंत में, जहां सारे बच्चों के जूते चप्पल रखे हैं, उसके पड़ोस में एक दरी छोटी सी बिछा के बैठेंगे, और दरी भी खुद लेके आएंगे ताकि स्कूल में कोई और व्यक्ति अपवित्र ना हो। अब सोच के देखिए, इमेजिन कीजिए उस बच्चे की हालत कि एक बच्चा है, अपने घर से दरी लेके आता है, क्लास के अंत में जहां जूते चप्पल रखे हैं उसके पास में बिछाता है, बैठता है, बाद में लेके जाता है। उसके साथ कोई खाना भी नहीं खाता है, तो वो दीवार की तरफ चेहरा करके अपना भोजन करता है जो घर से लेके आया था। उसको पानी पीने की अनुमति नहीं है। आपने ये सब नहीं झेला होगा, उस बच्चे का सोचिए। याद से केवल और केवल 110 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं, बहुत पुरानी बात नहीं है, 115 साल पहले की बात।
उस बच्चे को पानी पीना है और स्कूल में पानी की एक ही व्यवस्था है कि जो पानी का नल है या घड़ा है उसे वो नहीं छू सकता। तो एक चपरासी है जो उसको दूर से पानी देगा तो वो पिएगा, वो घड़ा नहीं छू सकता है। और ये बात कोई और नहीं कहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने खुद अपनी आत्मकथा लिखी है। वो उस समय छप नहीं पाई थी, छपी 1990 के आसपास है। अंग्रेजी में उस आत्मकथा के कुल 6 अध्याय हैं। उसका नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा। ये उन्हीं की पुस्तक है। उसमें केवल 6 अध्याय हैं, जिनमें से 4 अध्यायों में उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं और 2 में बाकियों के अनुभव बताए हैं। और जो पहला अनुभव है वो यही अनुभव है। और वो साफ लिखते हैं कि अगर किस दिन बच्चों, अभी मैं जानता हूं आप बहुत बेचैन हो गए, शरारत करने का मन भी होगा, लेकिन जिनकी बात चल रही है ना उनके सम्मान में थोड़ा शांत रहें और सुने, है ना, समझें उस बात। चंचलता इस उम्र में होती है, लेकिन थोड़ा सुन लीजिए, क्या हो गया, फायदा हो जाएगा, कुछ नया सीखोगे, है ना। आपकी उम्र से बहुत पहले अंबेडकर जी बहुत सीरियस हो गए थे, इसलिए वो अंबेडकर जी हैं। तो अब तो सीरियस हो ही जाना चाहिए। और जिस व्यक्ति की बात चल रही है उसका कितना एहसान है हम पे, आपके समाज पे विशेष रूप से, ये भी समझना चाहिए। जिस दिन चपरासी नहीं आएगा उस दिन पानी नहीं पी सकते हैं। उन्होंने एक वाक्य लिखा अपनी आत्मकथा में, नो पियन नो वाटर। उस समय ऐसी बोतलें नहीं होती थी जो भी आपको बढ़ रही थी, जिन बोतलों के लिए आप हाहाकार मचा रहे थे, उस जमाने में नहीं होती थी। उस जमाने में पियन नहीं आता था तो पानी नहीं मिलता था। उनके नंबर बहुत अच्छे है क्लास में, व्यवस्था थी कि जिसके नंबर जितने अच्छे होंगे वो उतना आगे बैठेगा, पर उनको ये ऑप्शन नहीं था कि वो आगे बैठ सके, उन्हें पीछे ही बैठना था। ये सब झेलते झेलते वो पढ़े। जब 10वीं क्लास में आए तो एक अध्यापक उनके थे, कृष्णा जी अर्जुन सेलुस्कर नाम था उनका। उन्होंने उस बच्चे को, भीमराव को, एक छोटी सी पुस्तक भेंट की जो बुद्ध की जीवनी थी, और कहा कि इसको पढ़ो। अंबेडकर कहते हैं कि उस पुस्तक को और मैं अपने अध्यापक केलुस्कर जी को जिंदगी भर नहीं भूल पाया। वही केलुस्कर जी बाद में उनको बड़ौदा के महाराज सियाजी राव गायकवाड़ से मिलवाने ले गए, वजीफा दिलवाया, फिर वजीफा बढ़ा, और जब वो एल्फिंस्टन कॉलेज के विद्यार्थी हुए तो उनको कोलंबिया विश्वविद्यालय जाने के लिए स्कॉलरशिप मिली, वहीं से मिली, बड़ौदा से मिली। 4 साल कोलंबिया में रहे और इतनी मेहनत करते थे, कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी करने के साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी एमए और पीएचडी कर डाली। और उन्होंने कहा कि मैं भी बाकी विद्यार्थियों की तरह कुछ घंटे पढ़ के बाकी मौज मस्ती कर सकता था, पर मैंने रोज 21 घंटे पढ़ना चुना ताकि मैं वो सारी सीमाएं दूर कर सकूं जो मैंने अपने समाज में देखी हैं। 17 में वो भारत वापस आए। अब देखिए स्थिति क्या होती है। जब वो भारत आए तो 4 साल अमेरिका में रहे थे, बीच में लंदन में रहे थे, तो उनको वहां जाति व्यवस्था नहीं थी, वहां कोई छूत नहीं था। वहां भी ब्लैक्स की दिक्कत थी, अश्वेतों की दिक्कत थी, पर क्योंकि वो अश्वेत नहीं थे इसलिए वो दिक्कत उन्होंने नहीं महसूस की। तो उन्होंने 4 साल देखा कि एक समानता का व्यवहार उनके साथ हुआ, तो वो उसके अभ्यस्त हुए। अब भारत आए, बड़ौदा महाराज के साथ जो सहमति थी वो ये कि जब वो पढ़ के आएंगे तो बड़ौदा सरकार में सिविल सेवक बनेंगे, दीवान बनेंगे। अब सोच के देखिए क्या हुआ उनके साथ। वो व्यक्ति बंबई से बड़ौदा आया, और जब बड़ौदा आया तो उसको लगा कोई तो लेने आएगा, क्योंकि वो महाराज के सिविल सर्वेंट थे। स्टेशन पर कोई लेने नहीं आया उनको, क्योंकि उनका समाज पिछड़ा हुआ था। तो कोई बात नहीं, उतरे, सोचा कि अब कहां रहूं। उनको अंदाजा था कि जो हिंदू समाज की धर्मशालाएं हैं, होटल से, वहां उनको अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अस्पृश्य माने जाते हैं। तो काफी ढूंढने के बाद उनको एक पारसी धर्मशाला मिली। ये सब बातें अंबेडकर जी ने अपनी जीवनी में लिखी है, आत्मकथा में, वहीं से बता रहा हूं आपको, उन्हीं की लेखनी है। क्योंकि पारसी धर्म में तो जाति व्यवस्था नहीं है, तो उनको लगा यहां शायद शांति मिलेगी। वो पारसी धर्मशाला में गए, वहां कमरा लिया। एक ही कमरा था, बड़ा बहुत बुरी हालत में कमरा था, फर्नीचर से भरा हुआ गोदाम जैसा कमरा, उसी के कोने में रहने की व्यवस्था हुई। तो रहने लगे। कुछ देर के बाद उस धर्मशाला का जो
केयर टेकर था, वो गुस्से में आया और उसने कहा कि तुम पारसी नहीं हो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो पारसी नहीं हूं। तो बोले बताया क्यों नहीं? बोले आपने पूछा नहीं, मैं क्यों बताऊं। लेकिन उस धर्मशाला में कई महीनों से शायद कोई आया ही नहीं था, हालत खराब थी। तो फिर सहमति बनी कि यार तुम ना रजिस्टर में कोई पारसी नाम लिख दो, मैं मैनेज कर लूंगा। और बोले मुझे कुछ दिन में घर मिल ही जाएगा, मैं फिर वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। तो एक पारसी नाम कुछ रख के काम चलाया। लेकिन 11 दिन हुए थे अभी, और 11वें दिन लगभग 10 से 15 पारसी युवक हथियार, लाठी डंडे हाथ में लेके चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़े। और तब उन्होंने कहा कि एक अछूत आदमी पारसी धर्मशाला में कैसे आ गया, तुमने हमारी धर्मशाला खराब कर दी। अंबेडकर जी ने कहा कि आपके धर्म में तो जाति व्यवस्था है नहीं। बोले वो सब हमें नहीं पता, भागो यहां से। और खतरा था कि हिंसा हो सकती थी। अंत में तय हुआ कि शाम तक का समय है, छोड़ देना वरना छोड़ेंगे नहीं। डॉक्टर अम्बेडकर अपने ऑफिस गए। ऑफिस में उनकी कुर्सी अलग बनाई गई। उनका चपरासी उनको पानी इस तरह से देता था कि जैसे किसी खराब व्यक्ति को दे रहा हो। फाइलें फेंक के देता था ताकि छू ना ले। आप उस व्यक्ति का मन सोचिए कि जो व्यक्ति इतना पढ़ के आ गया है, अमेरिका से पीएचडी, लंदन से पीएचडी कर चुका है, इकोनॉमिक्स में पहली बार देश में किसी ने इतने गंभीर स्तर पर अध्ययन किया होगा, उसके साथ ये बर्ताव हो रहा है।